नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आखिरकार ऐसा लग रहा है कि गजा में जो फ़िलिस्तीन का इलाका है, वहाँ युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए हमास और इजरायल के बीच में सहमति बन रही है। यह सहमति काफ़ी करीब पहुँच गई है, जैसा कि इस बातचीत में शामिल मध्यस्थ कतर ने ये कहा है कि इस समय हम लोग समझौते के जितने करीब थे उतने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, जब से युद्ध शुरू हुआ, कभी नहीं थे। कतर की इस टिप्पणी ने उम्मीदें बढ़ा दी है। मीडिया में भी रिपोर्ट्स हैं कि समझौते को लेकर एक सहमति दोनों ही पक्षों में बन गई है। हमास ने तो समझौते की शर्तों को मंजूरी भी दे दी है। अभी इजरायल में जो वार्ताकार हैं वो सहमत हुए हैं, लेकिन इन शर्तों को इजरायल की कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। इजरायल की कैबिनेट में बहुत सारे चरमपंथी सदस्य हैं, मिनिस्टर हैं, और उनमें से कुछ खुलकर समझौते के खिलाफ आए हैं। इसीलिए ये संदेह बना हुआ है कि ये समझौता इजरायल अंततः इसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल संभावनाएं काफ़ी बेहतर दिख रही हैं और ऐसा लगता है कि जल्द ही ये समझौता हो जाएगा। अभी तक हम लोगों के पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक बात यह हुई है कि इस समझौते के तहत कुल 3 चरण होंगे, 3 फेज होंगे। पहले चरण में जो 42 दिन का होगा उसके बीच में लड़ाई रुक जाएगी, दोनों में से कोई भी पक्ष हमला नहीं करेगा और इस दरमियान बंधकों की अदला बदली होगी। हमास लगभग ऐसे 200 बंधकों को छोड़ेगा जिसे उसने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दरमियान या उसके बाद उसने इजरायलियों को बंधक बना लिया था। दूसरी तरफ इजरायल सैकड़ों फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा, बल्कि कुछ खबरों में तो उनकी संख्या हजारों में बताई गई है, जो इजरायल की जेलों में बंद है। इसमें इजरायल के 5 सैनिक जिन्हें युद्ध के दरमियान हमास ने बंधक बना लिया था, उनको भी छोड़ने पे सहमति बनी है, लेकिन उनके बदले इजरायल हर सैनिक के ऊपर 50 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा जो इजरायल की जेलों में बंद हैं और जिन्हें विभिन्न आरोपों में, ये सारे आरोप तो हम लोग जानते ही हैं कि ज़्यादातर बनाए हुए गढ़े हुए आरोप होते हैं, तो उन आरोपों में उनको 30 साल तक कैद की सज़ा हो चुकी है। तो पहला जो चरण होगा उसमें बंधकों की अदला बदली होगी। इसमें जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, घायल हैं, ऐसे बंधकों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें पहले छोड़ा जाएगा। अगर महिलाएं बंधक बनाई गई हैं तो उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर छोड़ा जाएगा और बाद में धीरे धीरे सारे बंधकों की रिहाई की तरफ बढ़ा जाएगा। जो खबरें हैं उसके मुताबिक इस 42 दिन के बाद क्या होगा, ये अभी इस पर पूरी सहमति नहीं बनी है। अभी रास्ता यह निकाला गया है कि ये जो 42 दिन का समय है, लगभग 1.5 महीने का, इसमें दोनों पक्ष बातचीत जारी रखेंगे और अगले चरण के लिए में क्या होना चाहिए इस पर वो बातचीत करेंगे। लेकिन तीसरे चरण को लेकर यह बात जरूर हुई है, जो करीब 3 से 5 साल का होगा, जिस दरमियान गजा का रिकंस्ट्रक्शन होगा, पुनर्निर्माण होगा। हम लोग सभी जानते हैं कि गजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है, वो इलाका जिसमें 20 लाख फिलिस्तीनियों का निवास था। 46,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, निहत्थे लोग हैं। इसीलिए इजरायल ने वहाँ जो किया उसे जेनोसाइड कहा गया। तो ये कुल स्थितियाँ अभी तक रही हैं। अब अगर ये समझौता होता है तो ये समझने की बात होगी कि आखिर क्या हालात बने जिसमें दोनों पक्ष नरम पड़े। हमने आरंभ में बात की कि इजरायल के कई समूह, कई गुट और कुछ मंत्री भी जिन गुटों से हैं, वो इस समझौते के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने टेलीविज़न पर इंटरव्यू दिया है और इसके लिए, इस समझौते के लिए उन्होंने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराया है। हम लोगों को ये याद है कि ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था, उन्होंने चेतावनी दी थी कि उनके 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में प्रवेश से पहले
युद्ध विराम का समझौता हो जाना चाहिए, बंधकों की अदला बदली का हो जाना चाहिए। नहीं तो उन्होंने फिलिस्तीनियों को चेतावनी दी थी कि वो गजा को नरक बना देंगे। हालांकि वो क्या नरक बनाएंगे, वो तो पहले से वहाँ जितनी तबाही और बर्बादी हो चुकी है, इसके अलावा वो क्या करेंगे ये उन्होंने साफ नहीं किया था। लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक फिलिस्तीनियों को तो उन्होंने खुली चेतावनी दी। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू और सरकार को भी चेतावनी दी है डिप्लोमेटिक गुप्त माध्यमों से, और उसे कहा है कि ये युद्ध मेरे राष्ट्रपति बनने तक रुक जाना चाहिए। इसका एक सार्वजनिक संकेत भी सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नीतियों के आलोचक, अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स का एक वीडियो शेयर कर दिया। उस वीडियो में जेफरी सैक्स ये कहते सुने गए कि अमेरिका इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है, वो पिछले 25 सालों से इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। ये योजना नेतन्याहू और इजराइल के चरमपंथियों ने बनाई थी कि पश्चिम एशिया के 7 देशों में उन शासकों को हटा दिया जाए जो इजराइल के खिलाफ सख्त स्टैंड लेते रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का नाम रखा था, लीबिया के राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी का नाम रखा था। ये इसके अलावा अभी सीरिया के जो राष्ट्रपति असद हैं उनका नाम रखा था। अंत में उसमें ईरान का नाम था। जेफरी सैक्स ने यह कहा कि उन 7 में से 6 जगहों पर इजराइल के इशारे पर, इजराइल के कहने पर, इजराइल की लॉबी जो अमेरिका में है, जायनिस्ट लॉबी, उसके इशारे पर अमेरिका ने युद्ध किया, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। कहीं पर जैसे इराक में और लीबिया में उसने सीधे हमला किया, सीरिया में हम लोगों ने देखा कि उसने परोक्ष रूप से हमला किया, उसने आतंकवादियों के गुटों के जरिए हमला किया। इसी तरह यमन में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई गई। तो ये कुल मिलाकर जो जायनिस्ट लॉबी है, इजराइल लॉबी है, जिसके करता धरता मतलब जिसकी कमान अभी नेतन्याहू के हाथ में है, और हम लोग जानते हैं नेतन्याहू लगभग 2.5 दशक से 2 दशक तक तो वो पूरे प्रधानमंत्री रहे हैं, 2.5 दशक से एक प्रमुख शख्सियत इजराइल के वो रहे हैं। तो उन्होंने सारी व्यूह रचना की और अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने उसको फॉलो किया है। इस वीडियो को डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया, तो इसके जरिए ये माना गया कि उन्होंने नेतन्याहू को भी चेतावनी भेजी है कि ये युद्ध रुक जाना चाहिए। चुनाव अभियान के दरमियान ट्रंप ने अपने को शांति का उम्मीदवार घोषित किया था। उन्होंने कहा था कि आई एम ए कैंडिडेट ऑफ पीस, मैं शांति का उम्मीदवार हूँ। तो वो अब वो उसको लेकर कितने गंभीर हैं, हालांकि इजराइल के प्रति उनका समर्थन जग जाहिर रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों को अपने मंत्री में शामिल किया है जो फिलिस्तीनियों का अस्तित्व ही मिटा देना चाहते हैं उस ज़मीन से। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं, ये इस बारे में दुनिया को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, सब कुछ संकेतों के आधार पर पता है। लेकिन हकीकत ये है कि ट्रंप के जीतने के बाद घटनाएं कुछ इस ढंग से चली हैं जिसमें आज वहाँ पर ये जैसी कि दुनिया भर के मीडिया में खबर है कि समझौते के करीब बात पहुँच गई है। दूसरी तरफ हमास की भी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। मजबूरियाँ ये है कि ये इस युद्ध में गजा में भारी तबाही हुई है। युद्ध के कारण वहाँ 46,000 लोग मारे गए, जैसा कि हमने जिक्र किया। इसके अलावा उस इलाके में अचानक परिस्थितियाँ ऐसी बदली हैं जिसमें उसके समर्थक जो हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं। हम लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के पूरे लीडरशिप को मार डाला। अंत में हिजबुल्लाह को भी मजबूरी में इजराइल के साथ सीज फायर का समझौता करना पड़ा। और सबसे जो ड्रामेटिक घटनाक्रम हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, वो सीरिया में है, जहाँ पर सीरिया एक जिसको कि सप्लाई चेन कहा जाता था हिजबुल्लाह का, और फिर हिजबुल्लाह के माध्यम से हमास का, क्योंकि वहाँ से ईरान, इराक में जो प्रो फिलिस्तीन के समर्थक समूह हैं, और दुनिया भर से जो समर्थन है वो वहाँ से लेबनान में हिजबुल्लाह के पास पहुँचता था। वो पूरा इलाका भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी हाल में ऐसी घटनाएं हुई कि वहाँ से राष्ट्रपति असद
बशर अल असद को देश छोड़कर जाना पड़ा और वहाँ पर हमास और हिजबुल्लाह के विरोधी चरमपंथी गुट जो पहले अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, वो अमेरिका और इजराइल के समर्थन से उन्होंने अपनी सत्ता कायम कर ली। उसके बाद इजराइल ने सीरिया के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। इस घटनाक्रम ने निश्चित रूप से, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है पश्चिम एशिया में, उसके हौसले और मनोबल पे फर्क डाला है। उनका मनोबल इससे कमज़ोर हुआ, ये बात बिल्कुल अनडिनाएबल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो उस वजह से हमास के लिए भी इस समय स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं। एक समय अभी 2 महीने पहले तक जो स्ट्रेटेजिक कंडीशन था वो हमास के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई में इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, उसके अस्तित्व का खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन उसकी समर्थक ताकतों, जो इंपीरियलिस्ट ताकतें हैं, अमेरिका है, पश्चिमी देश, जो यूरोपीय देश हैं, उनके समर्थन से सीरिया में घटनाक्रम जिस तेजी से बदला, उसके बाद ये सारे समीकरण बदल से गए। तो वैसी परिस्थिति में हमास का लीडरशिप भी इस स्थिति पर पहुंचा है कि इस समय समझौता कर लेना ही बेहतर है। समझौता करके और किस लड़ाई रोक कर एक सांस लेने का जो मौका होता है, वो मौका अगर बन रहा हो तो वो ले लेना चाहिए। इसी इजराइल के साथ परिस्थितियाँ सिर्फ ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या मैसेज दिया है जो दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन खुद उनके अपने अधिकारी और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति एंटनी के विदेश मंत्री, जो अभी बाइडेन प्रशासन में विदेश मंत्री हैं और जिनके कार्यकाल का अब सिर्फ 5 दिन बचा हुआ है, उन्होंने अपना एक विदाई भाषण जब दिया एक संस्था में, तो वहाँ उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमास को ख़त्म नहीं किया जा सका है। हमास में बल्कि उनमें जो शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। जो लोग पीड़ित हुए हैं इस घटनाक्रम से, उनमें से बड़े से नौजवान हमास का हिस्सा बन रहे हैं। तो परिस्थिति ये बनी कि इजराइल भी लगभग, आप देखिए, 4 महीने, अगर 16 महीने के युद्ध के बावजूद उस छोटे से इलाके में हमास के अस्तित्व को मिटा नहीं सका है। और बल्कि उस इलाके के विशेषज्ञों ने कहा है कि हमास एक आइडियोलॉजी बन गया है, उसे युद्ध से ख़त्म करना संभव नहीं है। आज आप उसे ख़त्म कर भी देंगे तो चूँकि प्रतिरोध की जो भावना है वो उस इलाके में मौजूद है, वो किसी न किसी रूप में अपने को फिर से संगठित करे। असल सवाल है फिलिस्तीनियों का अपना देश बनाने का। जब तक ये देश नहीं बनता है ये समस्या ख़त्म नहीं होगी। लड़ाई, जो लंबी लड़ाइयाँ होती हैं और इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें अलग अलग फेज आते हैं। ये एक फेज ऐसा है जिसमें एक ऐसा संयोग बना है कि प्रतिरोध की धुरी भी अपने को दबाव में महसूस कर रही है। इजराइल के लिए भी कई जो हम लोग पहले भी बातें करते रहे हैं, उनका आंतरिक संकट है, उनके ऊपर डिप्लोमेटिक दबाव है। इन तमाम चीज़ों में उन्होंने भी समझौते के करीब जाने का फैसला किया है। संभव है कि ये समझौता अगले 1-2 दिन में उस पर दस्तखत हो जाएंगे। उससे फ़िलहाल तो ये ज़रूर होगा कि गजा में जो इतने 16 महीनों से कत्लेआम जारी है उस पर विराम लगेगा, रोक लगेगी। एक युद्ध का जो माहौल उस पूरे इलाके पर छाया हुआ है, उसमें एक राहत वहाँ के लोग महसूस करेंगे और सारी दुनिया के लोग राहत महसूस करेंगे। ये नरसंहार अगर इसकी वजह से थम जाता है तो समझौते के तहत कुछ इलाके अभी इजराइल तुरंत खाली नहीं करेगा, खासकर वो इलाका जहाँ पर जो मिस्र को गजा से जोड़ता है, वहाँ एक जो कॉरिडोर है वो इजराइल के पहले चरण में उस पर इजराइल की फ़ौज मौजूद रहेगी। लेकिन वो इजराइल के बाकी इलाकों से, गजा के बाकी इलाकों से इजराइल अपनी फ़ौजों को वापस बुला लेगा। वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन का काम होगा। अमेरिका, कतर और मिस्र ने हमास को ये आश्वासन दिया है कि बड़े पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय मदद वहाँ पहुँचाई जाएगी
और वहाँ पर जो मकान टूट गए हैं, स्कूल टूट गए हैं, अस्पताल टूट गए हैं, उन सब के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। अगर ये होता है तो ये अच्छी बात है। प्रतिरोध की लड़ाइयाँ वो 1 दिन 2 दिन या 1-2 साल में कामयाब नहीं होती हैं, उसके अध्याय होते हैं। वो एक जैसे एक किसी बड़े महागाथा में कई अध्याय होते हैं, तो उसका एक चरण है, एक चरण जो कि 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, उसका जो भी रूप रहा है हम लोगों ने देखा है। संभव है कि उसका पटाक्षेप, उसका पर्दा अब जल्दी गिर जाए और यह अध्याय यहीं ख़त्म हो। आगे के अध्याय में क्या होगा ये दुनिया देखेगी। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।